मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके मेरी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को तीन पार्ट्स में वैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में दो ही पार्ट्स में है, पर मैं आपको तीनों पार्ट्स बता दे रहा हूँ। काइनेमेटिक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड है मोशन इन प्लेन और थर्ड है मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को मोशन इन 1D बोल सकते हो, मोशन इन प्लेन को मोशन इन 2D बोल सकते हो और फिर मोशन इन 3D होता है। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D हमारे सिलेबस में है, हमें उसे स्टडी करना है। और मोशन इन 3D जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में मूव करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है, आप मुझे यूट्यूब पे मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। काइनेमेटिक्स बच्चों, मैंने आपको बताया काइनेमेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। डिवाइड तो 3 पार्ट्स में करते हैं, पर वो थर्ड वाला जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही हम बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन प्लेन को हम बोलते हैं मोशन इन मोशन इन 2 डायमेंशन। जो मोशन इन 1D है इसको ही एक और नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इसको बोल सकते हो कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये रोड है और इस रोड पर एक कार ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये कार है, ये कार इस रोड पे ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन है, तो इसको मोशन इन 1D बोले हैं हम। वैसे ही 2D में आप बोल सकते हो जो सर्कल है, सर्कुलर मोशन, उसको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पहले था, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, देख रहे हो इसने कुछ एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कुछ वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मोशन इन 2D हो गया है। ठीक है, ये है 1D और 2D। बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी अप टू JEE मेंस, नीट और JEE एडवांस लेवल पे। मेरा एम ये है कि मैं अपनी नॉलेज को अपने कंट्री के सारे बच्चों के पास पहुँचाऊँ। ऐसे बच्चे जो किसी गांव में, किसी कस्बे में बैठे हुए हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बुक खरीदने के पैसे नहीं है, उनके पास बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के प्रिपरेशन करने के पैसे नहीं है, वो मेरी इस वीडियो को देख करके अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं मोशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ये मोशन होता क्या है। मोशन बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको हम बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ये एक कार है, ये एक जो कार है वो अपने x1 पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u बोला मैंने। ठीक है, चल के कुछ दूर गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये कार यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आने में इस कार को t सेकंड लगा और ये जो पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इसको मैंने x2 बोला। आप देख रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट की टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। लिख दे रहा हूँ मैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स position with respect to time then the object is said to be in motion। ये होता है मोशन का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को नोट कर ले आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट।
सबसे पहला टर्म डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई थिंक आप स्केलर और वेक्टर क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस के बारे में बेसिक डेफिनेशन। बच्चों डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल होता है, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और एक्चुअल लेंथ बोल सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल लेंथ बोल सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, राइट। ये मान लिया मैंने डिस्टेंस में कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, आपने यहाँ आया ए से बी, आपने यहाँ आया ए से बी इस रास्ते, ठीक है। तो जो आप ये वाला लेंथ कवर किए हो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और ये वाला है डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए आपको कोई सीधी रास्ता नहीं है, जैसे स्ट्रेट लाइन में आप कवर नहीं कर सकते। जो रोड जो बना हुआ है वो रोड ऐसे कुछ कर्व टाइप का बना हुआ है, या फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक स्क्वायर शेप में रोड है, तो इसको आप स्क्वायर शेप में कवर करोगे। अगेन देखो थोड़ा सा घूम करके जा रहे हो, एक्चुअल पाथ कवर्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर कर ले रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ये जो दोनों टर्म्स हैं, दोनों ये जो रोड है, दोनों पाथ है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ए बी दो पॉइंट हैं, ए और बी, इनके बीच में चाहे रोड आप कोई भी कवर कर रहे हो, पर जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है उसको मेज़र कर लो, इसको आप बोल लोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, इसको हटा दो, ये नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ का, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत आसान चीज़ होता है ये, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वीडियो के साथ बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। IIT JEE के और नीट के बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। अब बात करते हैं क्या सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं इसमें। तो बच्चों जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी तक जाने का ये रास्ता है, ए से बी तक जाने का एक स्क्वायर शेप में रास्ता है, और ये है एक स्ट्रेट लाइन। तो चाहे आप ए से बी ये पाथ नंबर 1 कवर करो, चाहे आप ए से बी पाथ नंबर 2 कवर करो, जो आप डिस्प्लेसमेंट पाथ नंबर 3 बोल रहे हो उनसे ए और बी हमेशा ज़्यादा है। तो ये दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। पर अगर मेरे पास ए से लेकर के बी तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्ट्रेट लाइन, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक बराबर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। देख पा रहे हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। ये एक केस है, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, और कभी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें आप। सेकेंड नंबर देखते हैं हम,
ए पॉइंट से एक बच्चा चलना स्टार्ट किया, ठीक है, दौड़ना स्टार्ट किया, वो बच्चा पहुंच गया यहाँ कहीं बी पॉइंट पे, ठीक है, और फिर ये बच्चा अगेन इस सी पॉइंट पे चला आता है। पहले ए बच्चा ए से लेकर के बी तक गया, फिर बी से टर्न होकर के सी पॉइंट पे आ गया। मैंने बोला ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1000 मीटर। ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने 400 मीटर बोल दिया। तो पता करना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ज़रा वीडियो को पॉज करें और पता करें इसमें कितना होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। बच्चों डिस्टेंस डेफिनेशन से ही मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ए से लेकर के बी तक आएगा 1000 मीटर, तो पहले यहाँ पे 1000 मीटर लिखें, प्लस बी से टर्न होकर के सी तक आएगा। तो अगर ये डिस्टेंस 400 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस 600 होगा, तो प्लस 600, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 मीटर। तो डिस्टेंस तो मिल गया 1600। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ए से लेकर के सी तक क्या डिस्टेंस निकालो, पता करो कितना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये बच्चा इनिशियल पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट सी पे आके रुक गया, तो शॉर्टेस्ट लेंथ 400 मीटर ही तो होगा। तो ये हो गया 400 मीटर, ऐसे निकाल सकते हो। वैसे ही मान लो ये बच्चा ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, सेम कंडीशन, बी पॉइंट पे पहुंचा और फिर क्रॉस करके ए को क्रॉस करके सी पॉइंट यहाँ आ गया। ए से लेकर के बी तक का अगेन जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने बोला है 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, और ए से लेकर के सी तक की इस डिस्टेंस को मैंने 400 मीटर बोला है। तो इस केस में आपको बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ज़रा वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कितना होगा। देखो ए से लेकर के बी पे आया, फिर बी से रिटर्न होकर के सी पे चला गया, यानी कि पहले ए से बी पे आया है, फिर बी से रिटर्न होकर के ए पर गया है और फिर ए से सी पे चला गया है। तो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ए से लेकर के बी तक 1000 मीटर प्लस ए से लेकर के सी तक 400 मीटर, ये कितना हो जाएगा 1400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से लेकर के सी तक का, भाई साहब डिस्प्लेसमेंट जब ए से चला बी पे पहुंचा और बी से वापस ए पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया ना। जब ए पे आया तब सी पे नहीं, ए से चल के बी पर गया, अब बी से वापस जब ए पर आया होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिफरेंस ही नहीं है, कोई लेंथ ही नहीं है। तो जब ए से चल के बी पर गया और बी से वापस ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। फिर ए से लेकर के सी तक गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 400 हो गया ना। रिवर्स डायरेक्शन में माइनस साइन भी लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 400 और डिस्टेंस 1400 मीटर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। क्या मेरा कैमरा ठीक से काम कर रहा है या? तो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, बड़ा फेमस एग्जांपल है ये एक सर्कल है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस मैंने मान लिया 50 ना लो 10 मीटर ले लिया। ठीक है, सर्कल का रेडियस 10 मीटर है। ये एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी बोल दिया। एक बच्चा ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और सर्कल के सर्कमफ्रेंस से होते हुए बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो पता करना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ज़रा वीडियो को पॉज करो और पॉज करके बनाओ। देखो बच्चों, प्रैक्टिस तुम करोगे तभी जाके तुम परफेक्ट बन पाओगे। मैंने अपनी कई सारी वीडियोज़ में बताया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे दूँ तुम वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। सिर्फ कॉपी में छाप लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आओ डिस्कस करते हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते, छोटा सा है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ए से लेकर के बी तक का, ये है 10 मीटर।
तो यहाँ भी तो एक रेडियस होगा 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 मीटर। और डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, यहाँ से लेके यहाँ आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2। अगर ए पॉइंट से चल करके वापस ए पॉइंट पर गया होता तो सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस होता, पर ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पे पहुंच गया तो सरकमफेरेंस का आधा ही लेंगे ना, तो सरकमफेरेंस बाय 2। सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, और ये हो गया 2, 2 से 2 खत्म, तो पाई आर बच गया, आर है 10 मीटर, तो 10 पाई मीटर आंसर। पाई की वैल्यू 3.14 डाल सकते हो। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए हम पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, एक मिनट, सॉरी, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो एक बच्चा है जिसका नाम है गजोधर। ये गजोधर अपने घर में ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे पहुंचा, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। बी पॉइंट से सी पॉइंट पे पहुंचा, ये भी 5 मीटर है। सी पॉइंट से अगेन डी पॉइंट पे पहुंचा, ये भी 5 मीटर है। तो पता करना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बताना है कितना होगा डिस्टेंस एंड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। वीडियो को पॉज करके ज़रा बनाओ और डिस्कस करते हैं। भाई साहब डिस्टेंस तो यही होगा ना, यहाँ से ए से लेकर के बी तक, फिर बी से सी, सी से डी, 5 5 5 ऐड कर देंगे 15 मीटर। तो डिस्टेंस अपना हो गया 15 मीटर, ख़त्म कहानी। डिस्प्लेसमेंट की बात है, ए पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट को हमें ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, और यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो अगर गौर से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दूं और यहाँ एक लाइन खींच दूं, ये वाला 5 मीटर है तो ये वाला भी 5 मीटर ही होगा, ये 5 मीटर है तो ये वाला भी 5 मीटर ही होगा। अब पाइथागोरस लगा सकते हो, 5 5, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये वाला 5 का स्क्वायर 25 प्लस बेस स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू h, मतलब यहाँ डिस्टेंस x लिए है, x का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 5, तो 25 इंटू 5 में से 5√5 निकल जाएगा अपने पास x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 5√5 मीटर होगा। x इज इक्वल टू 5√5 मीटर, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसे नोट करो। हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। अगेन जो स्पीड होता है बच्चों, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर की वीडियो अभी नहीं आई है, तो आ जाएगी, कुछ दिन में वेक्टर की वीडियो आ जाएगी। ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप 9th-10th में थोड़ा सा वेक्टर पढ़ी होगे, या फिर अपने स्कूल वगैरह में पढ़ी होगी थोड़ा सा वेक्टर। तो स्केलर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअल डेफिनेशन जो स्पीड का है वो आपको कहीं नहीं मिलता है, बहुत कम जगह पे मिलता है। लोग कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई साहब सही है, पर एक्चुअल बात करें कि फील कैसे लेके आए।
तो फील लाना है तो स्पीड का जो डेफिनेशन होता है वो होता है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऐसे डिफाइन करते हैं स्पीड को। स्पीड इज डिफाइंड एज हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। फिर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं हम। वेलोसिटी होता है इट डिफाइंस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से अपनी पोजीशन चेंज करता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है भाई साहब, देख लो। ऐसे लोग कहते हैं स्पीड और वेलोसिटी से भी होता है, बस यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। भाई साहब ये बताते हैं हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और ये बताता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ अगर वेलोसिटी की बात करें बच्चों, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये ध्यान रखना। डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन बोल रहा है, और किसी एक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट ही तो बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अंदर डायरेक्शन है। आप चल रहे हो, यूं 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 चल के जा रहे हो, तो बच्चों चल के जा रहे हो आप, तो अगर डायरेक्शन डिफाइन नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको डिस्टेंस बोल दोगे। और मान लो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हो, चल के जा रहे हो, मैंने बोला ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो एक चीज़ और तरीका है इसको याद रखने का। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीडो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर तो यहाँ वेक्टर ही आ रहा है, ये स्केलर तो यहाँ स्केलर ही आता है आ रहा है, ठीक है। अगर हम स्पीड का SI यूनिट की बात करें, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी का SI यूनिट बात करें हम, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब थोड़ा हम वेलोसिटी के बारे में और डीप में स्टडी करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, खुद से नोट्स बनाओ। अपना बनाया हुआ नोट्स हमेशा बेटर होता है किसी और की नोट्स कॉपी करने से। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते चलो, साथ में नोट्स बनाते चलो। वेलोसिटी के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। इसको हम v से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर नहीं पढ़ो तो बस इतना समझ लो कि किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो का साइन लगाए तो एरो रिप्रेजेंट करता है कि क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी डिफाइन करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी बोलते हैं। भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है यार। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मैंने तुमसे बताया था कि जो वेलोसिटी है वो बताता है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। इसी डेफिनेशन को नए तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यही है। डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलते हैं। यहाँ से गौर फरमाओ ज़रा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x को लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। मान लो
जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो पोजीशन x1 था। एट t इज इक्वल टू 0 पोजीशन इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजीशन x इज इक्वल टू x1। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हो, v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इनिशियल टाइम तो 0 हो गया, ये हो गया t, ऐसे डिफाइन कर सकते हो, x2 माइनस x1 अपॉन t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। या फिर इसी चीज़ को बोल सकते हो चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को ही बोल सकते हो चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आओ मिटा रहे हैं इसको। एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। अपने पास देखो भाई साहब, स्पीड वेलोसिटी दोनों चचेरा भाई है, कज़न है, जहाँ स्पीड जाएगा वहाँ वेलोसिटी जाएगा। तो एवरेज स्पीड के बाद हम एवरेज वेलोसिटी भी डिफाइन कर ले रहे हैं, वरना ये गुस्सा आ जाएगा ससुरा, कहेगा हमको छोड़ दिया। एवरेज वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं v एवरेज, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो गया एवरेज वेलोसिटी। यूनिट तो वही होगा, टोटल बोलो चाहे जो भी बोलो। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टो। ऐसे भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हो, इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू, वैसे एवरेज निकाल सकते हैं। या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, चाप लो, टिप डालो। आओ कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। आसान सा एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर एक आदमी जो है, बच्चा है, दौड़ रहा है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को, इस पूरी जर्नी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस बोल रहा है कि d डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस भी d ही दिया हुआ है। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों डिस्टेंस d दिए हुए हैं। अगर बोल रहा है कि ये वेलोसिटी v1 से t टाइम में हाफ जर्नी को कवर कर रहा है, और वेलोसिटी v2 से t टाइम में हाफ जर्नी कवर कर रहा है, और अगर यहाँ पर v1 इज इक्वल टू दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और v2 दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, तो पता करें कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितना होगा। पता करें, मैं ज़रा पानी पी लूँ। पता कर लिए हैं तो आइए हम सॉल्व करते हैं, मैच करेंगे आप। ओह सॉरी, एक चीज़ छूट गया। यहाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना बोल दे, 1 किलोमीटर बोल दे रहे। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब पता करो, अब सॉल्व करो। तो अगर टाइम t निकालें हम, ये वाला टाइम t निकालें, तो दिस टाइम t इज इक्वल टू, सबसे पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जानते ही हो। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगी, ये भी जान गए। डिस्टेंस से 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना है, v1 3, तो 1/3 आवर होगा ना, हाँ आवर होगा। दूसरा टाइम इस t की बात करें तो वैसे यहाँ पे t1 t2 ले लो ज़्यादा बेटर होगा, पर कोई बात नहीं। अगेन यहाँ पर
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया 1, वेलोसिटी कितना है 5 किलोमीटर, 5 आवर। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर, टोटल टाइम 1/3 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 30/8, इसको लिख देते हैं 15/4 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन देखना ज़रा सही है, ये 2 रह गया और ये इसका एलसीएम 15 हो गया, 5 3 5 3 8 और ये ऊपर चला गया 30, तो 15/4 किलोमीटर, हाँ सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इस केस में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे।